हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका साइंस पार्क 37 यूट्यूब चैनल पर। आप आज हम 2018 का क्वेश्चन पेपर सेट ए सॉल्व करेंगे। ये जो भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये आपकी हेल्प करेंगे मार्च 2026 में होने वाले एग्ज़ाम में, और जो प्री बोर्ड होंगे आपके उन एग्ज़ाम में। और 100% गारंटी है कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, और आपको इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से ये भी आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे एग्ज़ाम में लिखने हैं। तो इनको सॉल्व करने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आप इनको अच्छे से इन वीडियोज़ को देखिए और तैयारी कीजिए। देखिए हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं, 2018 का है देखिए, और सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। पहला है हमारा भौतिक विज्ञान सेट सेक्शन ए। पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में नहीं दिखाई देता है। देखिए हमारे 2016 वाले में, 17 वाले में भी ये दोष ज़रूर आए हैं, आँखों वाले दोष। और मैंने विद्यार्थियों को ये बताया है कि जो विद्यार्थी हैं वो अपना अपना याद रख लें कि उनके अंदर निकट दृष्टि दोष होता है और स्टूडेंट में निकट दृष्टि दोष होता है। इसका मतलब जो वो क्लास में पढ़ते हैं तो उनको बोर्ड पे लिखा हुआ जो दिखाई नहीं देता, इसका मतलब उनको निकट दृष्टि दोष है। तो उनको पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का धुंधला दिखाई देता है। इसमें देखिए उसका उल्टा पूछा गया है, दूर दृष्टि दोष। तो इसमें हमें उससे पता चल जाएगा कि इसमें निकट की वस्तु उसका उल्टा होता है बिल्कुल ये। तो इसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है, निकट की वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास के आकाश का रक्ताभ, यानी कि जब सूर्य निकलता है, सूर्योदय माने सूर्य निकलना, सूर्यास्त माने सूर्य का छिपना, तो उस समय जो सूर्य का रंग होता है उसके आसपास के आकाश का जो रंग होता है वो लाल लाल होता है। रक्ताभ माने लाल जैसा दिखाई देता है। तो मुख्य कारण कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का, इसका क्या आएगा, प्रकीर्णन आएगा। परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। ठीक है, कम तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होता है उसके प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन जो लाल रंग होता है उसका जो है क्या होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और उसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, और कम जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है उसका प्रकीर्णन क्या है, कम होगा। और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है उसका जो प्रकीर्णन है वो ज़्यादा हो जाएगा। वो ज़्यादा वाला हमें दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पर लाल लाल होता है, तो उसका वो हमारी आँखों तक पहुँच जाता है। इसलिए प्रकीर्णन के कारण हमें वो सूर्य का रंग जो है छिपते वक्त और निकलते वक्त दोनों समय ही लाल जैसा दिखाई देता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। विद्युत ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक 1 किलोवाट घंटा का मान है। देखिए 3.6 ए ऑप्शन है, 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6 वाट। वाट सेकंड है, 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6 जूल है। तो ये वाट सेकंड जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा भी एक तरह से ऊर्जा ही होती है, और ऊर्जा का मात्रक जो जूल है। तो जो हमारे ए और बी दोनों जो ऑप्शन है वो दोनों ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, ए और बी दोनों राइट हैं इसके आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम में कुल ऊर्जा। तो यहाँ क्या होता है, हमने 9th में भी पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो है ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है, और रूपांतरण और जो उसका कुल मान है वो स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। तो इसकी सी ऑप्शन है, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला है हमारा न्यूमेरिकल, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, यानी यहाँ दे रखा है आर। विद्युत लैंप का जो आर है वो 20 ओम है, और चालक का जो प्रतिरोध आर है वो 8 ओम है। तो और 8 वोल्ट की बैटरी लगा रखी, विभवांतर है हमारा 8 वोल्ट। तो इसमें दो, और ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ये देखिए श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब कुल प्रतिरोध हम R = R1 + R2 करके करेंगे। ये दोनों का प्रतिरोध हमने लिख लिया है।
विद्युत लैंप का प्रतिरोध R डैश लिख दिया है और चालक का प्रतिरोध R डैश डबल डैश लगा दिया है। 8 ओम हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा हमारा 28 ओम। तो कुल प्रतिरोध तो हमने परिपथ का निकाल लिया, 28 ओम आया है। अब परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को निकालेंगे। देखिए विद्युत धारा निकालने के लिए हमें ओम का नियम है वो याद करना है। उसका फार्मूला क्या है, V इजिकल टू आई आर है। और यहाँ में I निकालना है। I क्या है, V अपॉन आर है। और V की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 वोल्ट दे रखी है। तो R हमारा 28 ओम आ गया है जब हमने निकाला है। तो I क्या हो जाएगा, 8/28। तो ये 0.287 एम्पियर हमारा विद्युत धारा आ जाएगी। 7वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, 8वां और हमारा ये लास्ट वाला जनित्र भी नहीं है। अब है 8वां क्वेश्चन देखें, लेंस की क्षमता क्या होती है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार आता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, शक्ति होती है एक तरह से लेंस की, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस है। उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, और जो अवतल लेंस है उत्तल लेंस जो है वो अभिसारित करता है, और अवतल लेंस जो है अपसारित करता है। अभिसारित का मतलब होता है किरणों को एक बिंदु पर लाकर इकट्ठा करना, अपसारित का मतलब होता है किरणों को फैला देना। तो उत्तल लेंस तो किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, और अवतल लेंस जो किरणों को दूर दूर फैला देता है। तो यही जो फैलाना है या इकट्ठा करना है, कितने प्रकाश की मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं, कितने प्रकाश की मात्रा को फैला सकते हैं, उसको बोलेंगे लेंस की क्षमता। भाई ज़्यादा कर रहे हैं तो बड़ी लेंस की क्षमता बढ़िया है, कम कर रहे हैं तो लेंस की क्षमता कम है। तो इसको P से लिखेंगे लेंस की क्षमता को, इसे हम P से लिखते हैं। P और क्या फार्मूला हो जाए लेंस की क्षमता का, P बराबर 1/f। F यहाँ पर फोकस दूरी होती है लेंस की, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा गया लेंस की एक डायप्टर की बतानी है हमें डेफिनेशन। एक डायप्टर क्षमता का मतलब है एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। 1 मीटर जिसकी फोकस दूरी को हम बोल देंगे इस लेंस की जो है क्या होते हैं, लेंस की क्षमता एक डायप्टर है। तो एक डायप्टर इजिकल टू इसका फार्मूला लिख लेंगे 1/1 मीटर, ठीक है। जैसे P हमारा एक डायप्टर हो गया, एक है ये F हमारी 1 मीटर हो गई, तो 1/1 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारी एक डायप्टर की डेफिनेशन हो जाएगी। अगला है, कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति का चित्र बनाइए। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि अवतल दर्पण है, वस्तु कहाँ रखी है ये भी ध्यान देना है, C पर रखी है। 2 बातें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में दिमाग में बैठानी है कि वस्तु कहाँ रखी है और दर्पण कौन सा है। फिर हम इसकी बनाएंगे, किरण आरेख बनाएंगे। देखिए बिंब की स्थिति लिखेंगे सबसे पहले, कहाँ है, अवतल दर्पण के सामने C पर है। और फिर देखिए हमने ये अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया है, बीच में मुख्य एक्स है जहाँ पर P ध्रुव है, यहाँ पर इससे दूरियाँ मापते हैं। और फिर देखिए स्केल से हमने क्या किया, P और F के बीच के यहाँ 1.5 सेंटीमीटर दूरी ले रखी है, और P और C के बीच में हमने 3 सेंटीमीटर ले रखी है, ठीक है। और ये F और C की फिक्स दूरी लेने के बाद हम क्या करेंगे, C के ऊपर देखिए वस्तु रखी हुई है हमने, ये बिल्कुल C के ऊपर रखी है। और C के ऊपर रखने के बाद क्या है, वस्तु से जो है AB वस्तु रखी है, तो एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और वो दर्पण अवतल दर्पण से टकराने के बाद ये देखिए मुख्य फोकस में से गुजर रही है, ठीक है। अब जो दूसरी किरण है वो पहले मुख्य फोकस में से गुजर रही है और बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर हो रही है। ये देखिए दर्पण से टकराने के बाद में समानांतर हो गई, और दोनों किरणें यहाँ जहाँ टकरा रही हैं वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा हुआ है। देखो मुख्य अक्ष के नीचे C पर ही प्रतिबिंब बन गया, उल्टा है, वास्तविक है। और साइज देखिए दोनों का समान है, एक जैसा साइज बन गया है दोनों का। जैसा बिंब मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का बिंब है, तो 1 ही सेंटीमीटर का हमारा ये प्रतिबिंब बन गया है। और इसको हम लिख दे सकते हैं ऐसे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, C पर बना है, प्रतिबिंब की प्रकृति मुख्य अक्ष के नीचे बना है, तो वास्तविक और उल्टा हो गया। और साइज कैसा है, बिंब के साइज जो वस्तु का साइज उसी के समान का हमारा प्रतिबिंब बना है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन, इस पेज के तो सब हो गए हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की को आरेखित कीजिए। अब कोई छड़ चुंबक है, उसके चारों तरफ क्षेत्र रेखाओं को कैसे करेंगे, देखिए हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है हमारा लोह चूर्ण द्वारा। लोह चूर्ण हम एक शीट पर है, ड्राइंग शीट पर छड़ चुंबक को रख लेंगे और उस पर हम लोह चूर्ण बिखरा देंगे और उसको थपथपाएंगे ड्राइंग शीट को। और थपथपाएंगे तो क्या होगा, जो ये लोह चूर्ण है देखो ये बिल्कुल ऐसे आरेखित हो जाता है, अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेता है, इन रेखाओं के पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। तो ये रेखाएं हैं जो एन और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न है, तो ये ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा तरीका हम है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकालने का है, वो दिक्सूचक सुई द्वारा। देखिए हमने छड़ चुंबक रख लिया, एन और एस है। दिक्सूचक सुई क्या है, जब रखेंगे उत्तरी ध्रुव के पास तो देखिए उत्तरी ध्रुव की तरफ रखेंगे तो उस छड़ दिक्सूचक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो एन की तरफ हो जाएगा और जो है एन है ये देखिए दूसरी तरफ हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे जिस तरफ वो एन मुड़ता जाएगा उसका उत्तरी ध्रुव मुड़ता जाएगा, वैसे वैसे हम दिक्सूचक सुई को रखते जाएंगे और वो एक्स एस की तरफ देखो दक्षिण ध्रुव की आंख पर मिल जाती है। तो ये इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे देखो ऐसा पैटर्न प्राप्त होगा। हम जो अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला बना सकते हो, इसमें आपको 2 नंबर फुल मिल जाएंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ध्यान देखो तीरों के निशान का ध्यान देना है, ये निकल रही हैं और ये देखो दक्षिण ध्रुव में अंदर जा रही हैं, दक्षिण ध्रुव में विलीन हो जाती हैं ये। तो ये इन तीर के निशान का अगर आप गलत लगा देते हो तो इनकी दिशा बदल जाएगी, जो फिर से क्वेश्चन ये तुम्हारा डायग्राम गलत हो जाएगा। तो एन से जो निकल रही है उनकी निकलते हुए दिशा दिखानी है और इसमें एस में इसके अंदर जाती हुई दिखानी है। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये जो और ये भी ध्यान रखना है कभी भी दो जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगी तो ये क्या होगा कि 2 दिशाओं को दिखा देंगी, एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं नहीं हो सकती। इसलिए ये ध्यान रखना है, ये एक दूसरे को काटे ना और उत्तरी दिशा से निकलकर दक्षिण ध्रुव में विलीन होए। और ये बंद वक्र होता है बिल्कुल पूरा का पूरा। और अगर हम इसके चुंबक के अंदर छड़ चुंबक के अंदर इसको इसकी दिशा देखेंगे तो ये दक्षिण से उत्तर नजर आएगी हमें। तो ये पूरा एक गोल गोल चक्कर सा बन जाता है, इसी को हम बंद वक्र बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बना देना, 2 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परिनालिका से आपका क्या अभिप्राय है। एक परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र को आरेखित कीजिए, परिनालिका के उपयोग पर भी प्रकाश डालिए। देखिए ये हमारा जो प्रश्न है 6 नंबर में आया हुआ है, ये छड़ चुंबक वाला 2 में था और ये हमारा 4 में है, तो ये 6 नंबर में है। तो 4 नंबर में परिनालिका का वाला देखिए, ये देखिए परिनालिका होती क्या है। जैसे मैंने पीछे भी उसमें ये क्वेश्चन पीछे उसमें आया है उसमें क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो स्प्रिंग होता है पेन में वैसे लपेटे, अगर हम लपेट दें पास पास लपेट दें विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन के ऊपर आकृति हो जाती है और बहुत सारी कुंडलियाँ बन जाती हैं, उसको हम परिनालिका बोल देते हैं। और इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो छड़ चुंबक जैसा, जैसे अभी हम छड़ चुंबक करके आए हैं, छड़ चुंबक के चारों ओर कैसा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी हैं, वैसी ही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, सेम वैसा ही पैटर्न होगा, बिल्कुल वैसा ही। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जैसे वहाँ भी छड़ चुंबक में भी एन और एस ध्रुव थे, यहाँ भी देखिए ये एन दिखा रखा है इधर और ये हमारा एस। तो ये 2 ध्रुव बन जाते हैं जब हम परिनालिका में विद्युत धारा गुजार देते हैं, तो इसमें भी 2 ध्रुव बन जाते हैं एन और एस। और देखिए ये एन से निकल रही हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और वैसा ही डायग्राम है बिल्कुल जो अभी हमने पीछे छड़ चुंबक वाला पढ़ा है, और एस के अंदर जा रही हैं। इसमें फ़र्क इतना है कि हमने इसमें जो है कुंडली ली है, परिनालिका ली है और इसको विद्युत धारा से जोड़िए। देखो ये बैटरी लगा रखी है, कुंजी है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब ये चुंबक बन रहा है, और विद्युत धारा बंद कर देंगे तो ये चुंबक नहीं रहेगा। ठीक है, परिनालिका का एक सिरा जो है ये उत्तर ध्रुव का काम कर रहा है, दूसरा दक्षिण ध्रुव की तरह कर रहा है। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अंदर, तो इसमें जो समांतर सरल रेखाओं की तरह होती हैं, देखो दिखा रखे बिल्कुल सीधी सीधी। इसके परिनालिका के अंदर जो स्प्रिंग सा बना है इसके अंदर बिल्कुल सीधी रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी समांतर है, एक दूसरे को काटती नहीं है, अभी हमें पढ़ के आए हैं। और इससे क्या पता चलता है कि परिनालिका के जो भीतर है सभी बिंदु
चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, क्योंकि समांतर दूरी पर हैं सारी, तो समान ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर हैं तो समांतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इसका उपयोग कहाँ करते हैं, परिनालिका का उपयोग। अगर हम इसमें बीच में अगर कोई लोहे की नरम छड़ रख देते हैं परिनालिका के अंदर और विद्युत धारा गुजार देते हैं तो वो जो नरम लोहे की छड़ है वो क्या है, विद्युत चुंबक बन जाएगा। जब तक हम उसमें विद्युत धारा गुजारेंगे तो वो विद्युत चुंबक की तरह काम करेगा। तो यहाँ इसका उपयोग क्या हो गया, हम परिनालिका का उपयोग इसके अंदर नरम लोहे की छड़ को रखकर विद्युत चुंबक बनाने में कर सकते हैं। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में करते हैं। तो ये हमारा परिनालिका वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, रसायन विज्ञान। श्वसन निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी बहुत बार पूछ लिया है क्वेश्चन। श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया श्वसन। अगला देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का देखिए, अपच कब होती है, जब हमारे जो है उसमें जठर उसमें ज़्यादा अम्ल निकल जाता है, यानी अम्लीय हो जाता है, तब अपच हो जाती है। तो हम उसके लिए एंटासिड का इस्तेमाल करेंगे। सी ऑप्शन है एंटासिड। एंटीबायोटिक ये इस्तेमाल नहीं करते, ना एनाल्जेसिक, नहीं एंटीसेप्टिक, बस एंटासिड इस्तेमाल करेंगे। और ये एंटासिड की प्रकृति क्षारीय होती है और अपच में अम्लीय हो जाता है अंदर, तो दोनों मिलकर उदासीन बना देंगे और उदासीन होने पर हमारी अपच ठीक हो जाएगी। अगला 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में 2 कोश हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है। तो हमारा हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें पूरा भरा नहीं है। बोरोन में जो है हमारे 5 हैं, 2-3 आएंगे। हीलियम में 2 हैं। और नियोन क्या है, नियोन में 10 होते हैं, तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तो दोनों भरे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन जो आएगा डी आ जाएगा। अगला देखिए, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि हमें पहले इनके फॉर्मूले आने चाहिए। भाई बैरियम क्लोराइड का 9th में था, ये सब फॉर्मूले कैसे बनाने हैं। बैरियम क्लोराइड है, बैरियम Ba होता है, क्लोरीन Cl होता है। बैरियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की 1 होती है, इसलिए BaCl2 इसका जो है फार्मूला बन जाएगा। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए क्या है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट के लिए हम 2 लिखेंगे, तो ये एल्यूमिनियम 2 SO4 3 हो जाएगा। फिर बैरियम सल्फेट, दोनों की 2-2 होती है, तो 2-2 जो वैलेंसी है बैरियम और सल्फेट की कट जाएंगे, तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम की 3, क्लोरीन की 1, तो ये AlCl3 इसका वो हो जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हमें देखना है। तीर के निशान से पहले और तीर के निशान के बाद जो ये मैंने सोल्व कर रखा है, लेकिन सबसे जैसे मान लो ये 3 ना हो तो हम कैसे देखेंगे Ba यहाँ पर कितने हैं, और यहाँ पर ये 3 नहीं लगाया था, तब ये 1 था, ठीक है। फिर क्लोरीन 2 थी, तो इधर क्लोरीन कितनी थी, इधर 3 थी, तो ये क्लोरीन बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 2 थी, तो हम यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 2 तिया 6, मतलब 2 उधर लगाएंगे तो हमारी 4 बनेंगी। और फिर यहाँ हम जो है 2 लगाएंगे तो 6 बनी हुई हैं, तो हमें ऐसा ही अंक लगाना है कि वो संतुलित हो जाए। तो 3 दूनी 6, 3 लगाने से क्या होगा, बैरियम 3 हो गए, क्लोरीन 6 हो गई। तो यहाँ क्लोरीन तो संतुलित हो जाएगी, लेकिन जो बैरियम है वो उसको संतुलित करने के लिए भी उसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। तो बैरियम के आगे, दोनों बैरियम के आगे हमने 3-3 लगा दिया है। एल्यूमिनियम सल्फेट देखिए, यहाँ ये एल्यूमिनियम 2 हैं और यहाँ देखिए 2 लगाने से 2 हो गए हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट जो SO4 पूरे 3 है, ब्रैकेट के अंदर हैं, तो यहाँ पे 3 आगे लगा हुआ है, तो SO4 ये 3 हो गया, तो हमारा ये बैलेंस हो जाता है। S इधर 3 और ऑक्सीजन जो 12 है इधर, और इधर भी ऑक्सीजन 3 चौके 12 हो गई हैं, तो ये हमारा संतुलित हो गया है। अगला पेज देखिए, अगला है, आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है। जो आश्रित जल है वो विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, क्योंकि आश्रित जल शुद्ध होता है, उसमें आयन नहीं होते, ठीक है। और जो पानी बारिश का पानी होता है
उसमें जो है वायुमंडल में है गैसें होती हैं, वो गैसें पानी के साथ मिलकर अम्ल बना देती हैं और लवण भी घुले हुए होते हैं। तो ये फिर वर्षा के जल में ये आयन बनाएंगे और आयन हमें पता है कि विद्युत का चालन करने में सहायता करते हैं, इसलिए वर्षा का जल तो विद्युत का चालन करता है, हासवी जल नहीं करता। अगला क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, धातुओं के संबंध में निम्न की व्याख्या कीजिए। आघातवर्धता, ये फिर रिपीट हुआ है क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को पीट कर चादरें बनाई जाती हैं, यानी चादर बनाई जाती है तो उसको आघातवर्धता बोलते हैं। सोना चांदी जो होती हैं सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं होती हैं। तन्यता, अब कई बच्चे आघातवर्धता और तन्यता में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं बच्चों को एक वो बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ कि तय तन्यता है, तय से तार बनेंगे, आघातवर्धता है तो उससे चादरें, यानी कि धातुओं से हम तार भी बना सकते हैं और चादर भी बना सकते हैं। अब याद कैसे रखें, तन्यता माने तार, तय तार, और आघातवर्धता का मतलब फिर दोबारा वो चादर हो ही जाना है। तो तन्यता क्या है, धातु का वह गुण है जिसमें धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा, देखो 1 ग्राम थोड़ा सा सोना होता है और कितना लंबा 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो सोना इतनी तन्य धातु है और वो आघातवर्धक भी है। अगला है तीसरा, ये सब 1-1 नंबर के हैं भाई। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक जो हैं, धातु ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती है। चांदी तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक और ये विद्युत के भी अच्छे चालक हैं। और धातुओं का जो गलनांक है वो बहुत अधिक होता है, तो ये इसमें 1 नंबर में आप लिख देना। आगे देखिए ध्वनिक का मतलब पूछा गया है, यहाँ थोड़ी ही प्रिंट में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये देखो, धातुओं का वह गुण जिसमें धातु के कठोर सतह से टकराने के बाद, थोड़ा ठीक लिख लेना, धातुओं का वह गुण जिसमें जब धातु कठोर सतह से टकराएगी तो आवाज़ उत्पन्न करती है। जैसे अपने स्कूल में घंटी होती है, घंटी लकड़ी की नहीं बनी होती, जिस पे थोड़ा मारते हैं और जो घंटी पर, तो वो एकदम टन की आवाज़ आती है जब घंटी लगती है, तो इसका मतलब है वो धातु की बनी होती हैं और ये ध्वनिक होती है, यानी ध्वनि उत्पन्न करती है, किसी कठोर सतह से टकराती हैं तब। तो ये ध्वनिक का मतलब ये है, आवाज़ वाला। अब क्या है, ऑक्सीकारक से आप क्या समझते हैं? एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में परिवर्तन के ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसके लिए रासायनिक अभिक्रिया भी लिखिए। देखिए आगे देखिए, पूछा गया है ऑक्सीकारक से आप क्या समझते हैं? तो ऑक्सीकारक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देते हो। दूसरों को ऑक्सीजन देने वालों को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि भाई जो एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल में बदलाव आ रहा है उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये क्षारीय पोटेशियम परमंगनेट डाल लें या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट डालें। इसमें अल्कोहल में ये एथेनॉल है हमारा, देखिए CH3CH2, इसमें दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों ही क्षारीय KMnO4 हैं या अम्लीकृत K2CR2, ये दोनों ही क्या हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। ये अल्कोहल को, एथेनॉल को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। इसको ऑक्सीजन मिलने के बाद ये किस में बदल जाती है? एथेनॉइक अम्ल में बदल जाती है। इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है और ये जो है क्षारीय KMnO4 और K2CR2O7 है, ये एथेनॉल को ऑक्सीजन दे रहे हैं और इसमें ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ये एथेनॉइक अम्ल बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण भी लिख दिया और ये तुम्हें समझ में भी आ गया। एथेनॉल है, फिर क्षारीय KMnO4, ऊष्मा होगी, ऊष्मा भी निकलती है इसमें और ये हमारा एथेनॉइक अम्ल बन जाता है। अगला है क्वेश्चन हमारा है, अल्कोहल एक स्वच्छ ईंधन है, साफ़ सुथरा ईंधन है, इसकी टिप्पणी करनी है। साफ़ सुथरा ईंधन क्यों मानते हैं? क्योंकि जब ये जलता है, पर्याप्त ऑक्सीजन लेकर जलता है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही बनाता है ये। और ये नवीकरणीय भी है क्योंकि गन्ने के किण्वन से बनता है और प्रदूषण भी कम फैलाता है, इसलिए इसको स्वच्छ ईंधन माना गया है। अब ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकारात्मक में है? देखिए नॉन किसका है? नॉन किसका अनुलग्न है? ये ध्यान रखना है कीटोन का, तो कीटोन लिखेंगे और इसका प्रकारात्मक समूह होता है C2H2, तो ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो हम क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन किया है, ये हमारा 6 नंबर का है। 3 नंबर का तो ऑक्सीकरण वाला हो गया था, 2 नंबर का हमारा अल्कोहल वाला हो गया, 1 नंबर का ब्यूटेनॉन। या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं 17वां, या फिर अब हम जो सॉल्व करेंगे वो कर सकते हैं। एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया दे रखी हैं,
और ये 4 नंबर का तो 4 तो अभिक्रियाएँ हैं इसमें। और किसकी अभिक्रियाएँ? सारी एथेनोइक अम्ल की हैं। तो पहले अभिक्रिया है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए एथेनोइक अम्ल का फार्मूला सबको याद हो जाना चाहिए। CH3COOH है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब इसके साथ अभिक्रिया होती है तो हमारा सोडियम एसीटेट बनता है। यहाँ छोटा ए आना चाहिए भाई, ये रोंग हो गया है, छोटा ए आएगा इधर, इसको ठीक करना है। छोटा ए इधर, छोटा ए आएगा, ये देखिए यहाँ छोटा ए आना चाहिए इधर, प्लस में पानी निकल जाएगा। फिर देखिए दूसरी अभिक्रिया हमारी एथेनोइक अम्ल की ही है Na2CO3 के साथ, इस Na2CO3 के साथ। तो ये एथेनोइक अम्ल लिख लिया हमने। मैंने इसके नीचे एथेनोइक अम्ल नहीं लिखा था, यहाँ लिख दिया है, तो आप समझ जाना यहाँ भी एथेनोइक अम्ल नीचे लिखना। हमें रासायनिक अभिक्रिया के नीचे हमें हमेशा नाम लिखने होते हैं। तो यहाँ एथेनोइक अम्ल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम एथेनोएट है या सोडियम एसीटेट है, ये पानी, आप इनके नीचे नाम ज़रूर लिखना। ये देखिए एथेनोइक अम्ल हो गया, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये सोडियम एथेनोएट। दोनों में देखो उत्पाद सेम है, यहाँ भी सोडियम एथेनोएट है, यहाँ भी सोडियम एथेनोएट है। पानी, यहाँ CO2 क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट में CO3 था, यहाँ से CO2 निकली है, और NaOH में CO2 नहीं था, इसलिए ऊपर वाली अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकली, लेकिन नीचे वाली इसमें निकल रही है और प्रोडक्ट सेम है। एक और अभिक्रिया है इसकी, देखिए NaHCO3 के साथ, इसमें भी हमने ये एथेनोइक अम्ल लिख लिया, NaHCO3 लिखा, इसमें भी सोडियम एसीटेट बना, यहाँ भी छोटा ए आएगा भाई, H2O Na में छोटा ए आएगा, H2O CO2 सेम प्रोडक्ट बने हैं, पीछे भी सोडियम एसीटेट, तीनों में से सोडियम एसीटेट बना है। अब ये देखिए चौथा जो है हमारा है एथेनॉल के साथ अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया है, ये हमारा एथेनोइक अम्ल है, ये हमारे एथेनॉल है, CH3CH2OH, ये अम्ल है, ये CH3CO CH2CH3 बन गया, ये एथाइल एथेनोएट बन गया हमारा, एथिल एथेनोएट, और ये पानी निकल गया। ठीक है, तो ये 4 नंबर में हमारा ये क्वेश्चन है। 4 अभिक्रियाएँ हैं, एक एक नंबर की हैं, या तो आपको वो करना है ये। फिर 2 नंबर में देखो क्या दे रखा है, इनमें से ये बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है संकलन अभिक्रिया बताएगा। तो हमें पता है संकलन अभिक्रिया किस में होती है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। और असंतृप्त क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्वि या त्रियाबंध होते हैं, वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का क्या फार्मूला होता है? जो एल्कीन होते हैं उनका CnH2n होता है, और एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। इस फार्मूले में हमें देखिए कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा असंतृप्त है। पहले C2H6 में देखिए 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन है तो हमें कैसे पता चलेगा ये संतृप्त है या असंतृप्त है? 2 कार्बन 2 है तो हम यहाँ N की जगह कार्बन की वैल्यू रख लेंगे 2 C2H4 और -2 C2H2, यानी कि अगर असंतृप्त के लिए C2H2 होना चाहिए, अल्काइन होगा, लेकिन ये अल्काइन नहीं है C2H6। अब देखिए क्या ये एल्कीन है? यहाँ 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, C2H4 हो जाएगा, ये एल्कीन भी नहीं है, एल्कीन भी नहीं है, तो ये हमारे इसमें संकलन अभिक्रिया नहीं होगी, ये एल्केन है। C3H8 देखिए, अब 3 की वैल्यू पुट करिए, C3 3 दूनी 6, और यहाँ 4 आना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है हमारा, और इसमें भी 3 दूनी 6 C3H6 होएगा, तो ये हमारा सेकंड C3H8 भी संकलन अभिक्रिया नहीं दिखाएगा। अब ये C3H6 C2H2 ये दिखाएंगे। देखो ये 3 है, 3 इसमें अगर लगाते हैं C3, 3 दूनी 6 और 2 4, ये नहीं दिखाएगा। इसमें देखते हैं C3 और H 2 3 6, तो ये हमारा जो है एल्कीन है C3H6, इसमें संकलन अभिक्रिया होएगी। और C2H2 में देखिए 2 कार्बन हैं, C2 और H2, 2 × N2 -2, तो 4 में से 2 गए 2, तो C2H2, यानी ये अल्काइन है। C3H6 एल्कीन हो गया, C2H2 अल्काइन हो गया। इन दोनों में ही संकलन अभिक्रियाएँ होंगी, पहले दोनों एल्केन हैं उनमें संकलन अभिक्रिया नहीं होगी, तो हम ऐसे इसको निकाल के बता सकते हैं, ये हमारा आंसर है। अब हमारा स्टार्ट हो गया है जीव विज्ञान सेक्शन C। अब ये 21 नंबर का आया हुआ है, इसमें
पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। अब क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना होता है। देखो पारितंत्र जल्दी जल्दी में पूछ लेते कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, लेकिन नहीं पूछा गया है तो ध्यान देना है। वन भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, तालाब भी प्राकृतिक है, खेत है जो प्राकृतिक नहीं है, तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भधारण रोकने के लिए निम्नलिखित में से कॉपर्टी किस में स्थापित करेंगे। तो अंडवाहिका में नहीं करते, ग्रीवा में नहीं करते, योनि में नहीं करते, तो किसी में नहीं आएगा। गर्भाशय में स्थापित करते हैं कॉपर्टी को, तो इसमें से कोई भी राइट मतलब डी वाला ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। देखो पोन्स भी पश्च मस्तिष्क का है, मेडुला भी, अनुमस्तिष्क, तीनों ही पश्च मस्तिष्क के भाग हैं, इसलिए इसकी ऑप्शन डी आएगी, इनमें से कोई नहीं। एब्सेसिका मल के क्या कार्य है। अब ये एब्सेसिका मल होता क्या है, ये पादप हार्मोन होता है, पौधों में पाया जाता है, और ये पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है, उसकी वृद्धि को मंदा करने वाला संदमन हार्मोन होता है। और जैसे कि पत्तियों का मुरझाना, ये भी 1 नंबर में है। अगला देखिए, स्वपोषी और सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके किस में बदलेंगे। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, तो यहाँ आएगा रासायनिक ऊर्जा। अगला है, पौधों में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों के बारे में लिखिए। जब निषेचन हो जाता है तो क्या होता है, तो युग्मनज होता है, युग्मनज बन जाता है, उसमें कई बार विभाजन होते हैं, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे कोशिकाएं बन जाती हैं। और जो बीजांड होता है उसमें भ्रूण का विकास हो जाता है। बीजांड में बीज बनते हैं भाई, बीजांड से हमेशा याद रखना, बीजांड से बीज बनेंगे, और जो अंडाशय होते हैं जिसे वृद्धि करके परिपक्व होकर फल बनाएगा, यानी अंडाशय से फल बनेगा, बीजांड से बीज बनेगा। और जो हमारे बाह्य दल है, पंखुड़ी हैं, पुंकेसर हैं, वर्तिका और वर्तिकाग्र, सिर्फ अंडाशय जो है वो मुरझाकर नहीं गिरता, और सारे ही भाग फूल के मुरझाकर गिर जाते हैं, क्योंकि अंडाशय में बीजांड होते हैं और अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में, तो वो मुरझाकर नहीं गिरती और सारे भाग जो उसके मुरझाकर गिर जाते हैं। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। आगे हैं विभिन्न जीवों में विखंडन विधि के बारे में। देखो विखंडन पहले भी आया है, ये देखिए विखंडन ये किस में होता है, ये एक कोशिकीय जीवों में विखंडन होता है, और एक कोशिकीय मतलब वो एक कोशिका में विभाजित होती है, तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी, और दोनों कोशिकाएं नए जीव की उत्पत्ति करेंगी। तो विखंडन 2 प्रकार से होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन क्या होता है, अनेक जीवाणु और प्रोटोजोआ जो होते हैं वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। और जैसे इसमें एग्जाम्पल अमीबा का दे रखा है, अमीबा में जो विभाजन होता है किसी भी तल में हो सकता है। एक एग्जाम्पल लेशमानिया का दे रखा है, लेशमानिया में जो विभाजन है निर्धारित तल से, एक निर्धारित तल से होता है, किसी भी से नहीं होता है। अमीबा में किसी भी तल से हो सकता है, क्योंकि लेशमानिया में कोशिका के सिरे पर एक कोड़े जैसी संरचना होती है, तो उसके कारण ये एक निर्धारित तल से ही होगा। बहुखंडन में क्या होता है, ये मलेरिया परजीवी होता है, प्लाज्मोडियम, ये भी एक कोशिका जीव होता है, और ये विभाजित इसकी ये कोशिका जो है बार बार विभाजित होती रहती है, लेकिन वो उसका जो केंद्रक है वो जो कोशिका भित्ति है वो नहीं अलग नहीं हो पाती, इसलिए जो केंद्रक हैं एक ही कोशिका के अंदर बहुत सारे केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो भित्ति टूट जाती है, और हर एक जो केंद्रक होगा वो नए जीव में विकसित होता है। इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये डायग्राम देखिए, ये अमीबा में दिखा रखा है। शुरू में देखिए केंद्रक का विभाजन, केंद्रक बड़ा होना स्टार्ट हो गया, फिर बड़ा हो गया, 2 में बट गया, लास्ट में दो कोशिकाएं बन गई, 2 संतति कोशिका बन गई। इसी तरह लेशमानिया है, ये देखिए कोड़े जैसी संरचना दिखा रखी है, इसमें जो लंबा लंबा धागा सा दिखा रखे हैं, 2 लंबे लंबे कोड़े जैसी संरचना है। इसमें भी देखिए शुरू में एक केंद्रक है, बीच में फिर 2 हो गए, 2 फिर अलग अलग ऊपर नीचे अपना इनके गति करना शुरू कर देते हैं, और लास्ट में देखिए 2 अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। ये एक तल से हो रहे हैं, नीचे से ऊपर आ रहा है जैसे, तो ये 2 केंद्रक बने थे, दोनों 2 जीवों में एक एक विभाजित चला जाता है। तो इस तरह से जो प्लाज्मोडियम का बहुखंडन है, ये देखिए इसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखे हैं और बाहर रेड रेड जो दिखा रखी है, इसकी भित्ति होती है जो मोटी हो जाती है। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये बहुत सारे केंद्रक हैं, और ये इसलिए अंदर ही अंदर कोशिका विभाजित होती रहती है और केंद्रिक विभाजित होता रहता है, तो इसलिए इसको बहुखंडन, बहुत से टुकड़े खंडन होना, एक उससे बहुत से जीव बनना बहुखंडन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न भाग लिखिए। देखिए इसका नीचे दे रखा है। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी पहले आया हुआ है, ये मस्तिष्क के निकलने वाली
कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु, यानी जो कपाल है हमारी खोपड़ी है या जो मेरुरज्जु है उससे जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, वो जो तंत्रिकाएं हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। और क्या काम करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है या शरीर के दूसरे भागों में है, वो इन्फॉर्मेशन भेजने के काम करते हैं इन तंत्रिकाओं द्वारा। तो ये हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र हो गया। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी होते हैं, ये भी पहले आया है। अब देखिए मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उसने जब दो विपरीत लक्षणों वाले उनको संकरण करवाया था, जैसे एक लंबा ले लिया एक बोना पौधा, उनका संकरण कराया तो जो हमारी F1 संतति थी उसमें एक ही लक्षण दिखाई दिया। कौन सा था वो लक्षण? लंबे वाला पौधा। ठीक है, जो लक्षण F1 संतति में दिखाई दिया जिसने अपना प्रभाव दिखाया उसको हमने प्रभावी लक्षण बोल दिया। जो दूसरा लक्षण था वो बोनेपन वाला, वो दिखाई नहीं दिया, उसको अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। जब मेंडल ने F1 संतति की ही दोबारा से स्वपरागण करवाया तो F2 संतति में दोनों लक्षण आ गए। अब कहाँ से आ गए? F1 में तो थे नहीं, अब दूसरे में कहाँ से आ गए? तो इसका मतलब ये है F1 में जो बोनेपन का लक्षण था वो था तो, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, वो दबा हुआ लक्षण था, वो प्रभावी लक्षण के उस प्रभाव में दब गया था, इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था। तो F2 में जो 3:1 में आ गए थे, 3 लंबे और 1 मोना, तो इससे साबित हो गया था कि जो F1 में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया था वो F2 में उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो वो जो F2 में दिखा रहे हैं वो अप्रभावी लक्षण हो गए, जो F1 में दिखा रहे थे अपना प्रभाव वो प्रभावी। देखिए इसी व्याख्या में जैसे बड़े लंबे के लिए हम दोनों बड़े टी लेते हैं और बड़ा टी और छोटा टी दोनों ही लंबे गुण को दिखाते हैं और दोनों छोटे टी बोने पौधे को दिखाते हैं। तो जो लंबाई के लिए है वो एक ही टी बड़ा काफ़ी है उसको लंबा बनाने के लिए, और जबकि बोनेपन के लिए दोनों टी होनी चाहिए तभी बोनापन का लक्षण दिखाई देगा। तो टी जो अकेला अपना प्रभाव दिखा सकता है बड़ा टी, वो होगा हमारा प्रभावी लक्षण, और जो छोटा टी है वो दोनों को साथ आना पड़ेगा तभी दिखेगा, वो होगा हमारा अप्रभावी लक्षण। देखिए इसको हमने इससे भी दिखाया गया है। जनक देखिए हमने लंबा पौधा ले लिया, बोना पौधा ले लिया, लंबे के लिए दोनों हमने टी बड़े टी लगा लिए ले ली और छोटे टी, फिर युग्मक बनाए, दो बड़े टी अलग अलग बन गए, इसके छोटे टी अलग अलग बन गए। संतति में क्या हो गया, हमने इनका युग्मक का जो है आपस में निषेचन करवाया तो हमारे देखिए चारों जो है पौधे हुए हैं वो जो चारों लंबे हो गए, लेकिन इसमें प्योर लंबा कोई नहीं था, मतलब दिखने में तो लंबे थे लेकिन जीनोटाइप जो जीन थे उनमें उसके अंदर बोनेपन का जीन भी था, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ जो लंबाई का जो लक्षण है वो प्रभावी लक्षण हो गया। अब F1 संतति का जो फिर स्वपरागण करवाया, स्वपरागण करवाने पर क्या हुआ, हमने जनक लिए बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, फिर युग्मक बन गए, एक बड़ा टी और छोटा टी, दोनों में ऐसे सेम युग्मक बन गए। फिर F2 संतति में देखिए क्या हुआ, ऐसे हमने फिर बना लिए तो इसमें एक प्योर लंबा हुआ, दो मतलब बड़ा टी और छोटे टी वाली प्योर नहीं है लेकिन ये लंबे दिखाई देने में लंबे हैं, लेकिन इसमें जीन हमारा बोनेपन का भी है, ये दोनों छोटे टी हैं लंबे, ये बोने हो गए। तो अब देखिए इनकी रेशियो क्या आई, 1:1, 1:2, जो ये हमारे तीनों लंबे हो गए, 3 लंबे हो गए और एक बोना। तो इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रतिशत के रूप में पता होना चाहिए, 3 लंबे हैं तो इसका मतलब 75% तो हमारे लंबे आ गए, 25% हमारे क्या आ गए, बोने पौधे आ गए। रेशो में पूछ सकते हैं, 3:1 में पूछ सकते हैं कितने लंबे, 3 4, टोटल 4 संतति में से 3 लंबे 1 मोना, तो ये रेशो के अनुपात में भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा प्रभावी लक्षण वाला क्वेश्चन था। अब अगला देखिए, मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ हृदय का चित्र आया हुआ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हृदय का चित्र देखिए बिल्कुल ईजी है। ये देखिए ये ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर हमने बीच में एक विभाजिका है, विभाजिका हो गई, कपाट बना दिए। आलिंद छोटे होते हैं इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, कपाट थोड़े ऊपर ही बनाने हैं, बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। ये कपाट बनाए हुए हैं, ये ऊपर वाला बायां आलिंद हो गया, ये देखिए बायां आलिंद है। बायां आलिंद में क्या है, फुफ्फुस धमनियाँ हैं, देखो 2 बना रखी हैं, फुफ्फुस धमनी, ये सॉरी फुफ्फुस शिराएँ हैं,
फुफ्फुस शिराएँ हैं ये शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेकर आती हैं, हृदय में बायाँ लिंब में लेके आएंगी। और देखो यहाँ से जब ये रक्त है बायाँ लिंब में आ गया है तो यहाँ जब ये पूरा भर जाता है तो बायाँ लिंब है संकुचित होगा और इसमें से जो रक्त है ये बाएं निलय में आ जाता है। ये देखिए बाएं निलय है और बाएं निलय में भी जब रक्त से पूरा भर जाता है बाएं निलय तो यहाँ से जो है ये शुद्ध रक्त जो है ये देखिए महाधमनी दिखा रखी मैंने, ये वाली महाधमनी है। इस महाधमनी में के अंदर चला जाता है और महाधमनी क्या करती है, इसको शरीर के विभिन्न भागों में, देखो यहाँ मैंने छोटा सा नोट लिख रखा है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कौन? ये महाधमनी है, शरीर के विभिन्न भागों तक शुद्ध रक्त को पहुंचा के आती है। जब ये ऊतकों में जाती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है। ये ऊतकों में और कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचा देती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाता है और फिर वो अशुद्ध रक्त हो जाता है। उस अशुद्ध रक्त को शरीर के ऊपरी भाग से, देखिए महाशिरा हैं, ये ऊपरी भाग से दिखा रखी हैं दायां लिंब में और ये निचले भाग से दिखा रखी हैं, ये शरीर के निचले भाग से हैं महाशिरा जो हैं। ये अशुद्ध रक्त को दाएं निलय में लेकर आती हैं और अब फिर दाएं निलय में रक्त आ जाता है तो ये इसमें प्रेशर पड़ता है दाएं निलय पे, ये संकुचित होता है तो फिर दाएं निलय से जो है अशुद्ध रक्त जो है दायां लिंब से दाएं निलय में आ जाएगा। अब दाएं निलय में भी फुल हो जाता है, दाएं निलय में अब संकुचित होगा तो दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त है वो देखिए ये मैंने दिखा रखा है यहाँ तीर के निशान से, ये फुफ्फुस धमनी लेके जाएंगी। ये दो फुफ्फुस फेफड़े हैं तो हमारे दोनों फेफड़ों में जाएंगी, फुफ्फुस धमनी रक्त को लेके जाएंगी और वहाँ पर फुफ्फुस में कुपिका कोश द्वारा वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। वहाँ CO2 जो है रक्त से फेफड़ों में चली जाती है और फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है तो वहाँ जो हमारा रक्त है वो शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध रक्त जो है फिर क्या है, वैसे ही फिर चक्कर स्टार्ट हो जाता है। फुफ्फुस शिराएँ जो हैं उधर से फेफड़ों से यहाँ हमारे बायां लिंब में ले आती है। तो ये ऐसे हमारा डायग्राम है, इसको आप अच्छे से बना देना। ये हमारा हृदय का हो गया, 3 नंबर में डायग्राम था। अब अगले देखिए अथवा में है इसका 3 नंबर में, ये धमनी और शिरा में अंतर दे रखा है, ये भी देख लेते हैं। धमनी शिरा में अंतर भी कई बार आ चुका है। धमनी क्या होती है, ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती है। जैसे अभी हमने महाधमनी देखी थी, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाएगी और जो शिराएँ हैं वो विभिन्न भागों से हृदय तक रुधिर को लेके आती हैं। धमनी कैसे रुधिर को लेके जाती हैं, ऑक्सीजनित शुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। और ये कैसे रक्त को लेके आती हैं शिराएँ, ये भी ऑक्सीजनित रक्त को लेके आएंगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती हैं, उसको दाएं आलिंद में लेके आएंगी। और जो धमनी होती है उनकी जो हमारी भित्ति जो मोटी और लचीली होती है, क्यों होती है मोटी लचीली, क्योंकि उसको शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाना होता है और उस रक्त को अगर प्रेशर होगा तभी तभी सभी भागों में पहुंचेगा, इसलिए उसको ज़्यादा दाब सहन करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादा दाब को सहन करने के लिए मोटी भित्ति और लचीली होती है। और शिरा की जो भित्ति होती है वो पतली होती है क्योंकि उसमें जो है रुधिर आराम से कम दाब से आता है तो उसको ज़्यादा मोटी भित्ति की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अथवा में करना है, वो 2 पार्ट है हृदयाकार ये धमनी शिरा में। 6 नंबर में एक ये 6 नंबर का पूरा ग्लूकोज का विभिन्न पथों द्वारा विखंडन का वर्णन है। देखिए आप ये पहले डायग्राम देख लीजिए। देखिए ग्लूकोज है 6 कार्बन में होते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज से पायरेट बन जाता है और पायरेट में 3 कार्बन के अणु होते हैं और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब 3 पायरेट के अणु हैं, इसमें 3 रास्ते दिखा रखे हैं, 3 रास्तों में जाता है। अगर पायरेट जो है ऐसे जीवों में जाएं जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकते हैं, तो वो ईस्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी और वहाँ पायरेट चला जाता है तो पायरेट किस में बदल जाएगा, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। देखो 6 कार्बन का था ग्लूकोज, 6 से 2 हमारे पायरेट बन गए, 3 कार्बन के 2 बन गए। अब जब ये ईस्ट में आता है तो पायरेट हमारा जो है एक तो इथेनॉल हो गया, 2 कार्बन का इथेनॉल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में 1 होती है, तो 3 कार्बन थे पायरेट में और 3 कार्बन में ही ये हो गया है, तो इथेनॉल के 2 हो गए
और ऊर्जा भी निकल गई। तो इस तरह से ये ईस्ट में हो गया, किण्वन के दौरान होता है ऐसा। जब ये हमारा पाइरोट जो है हमारी पेशी कोशिकाओं में, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज एकदम से कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ पर लैक्टिक जो ग्लूकोज है उसका पूरी तरह से विखंडन नहीं हो पाता, आंशिक रूप से विखंडन होता है। तो लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 का पायरेट और 3 का ही लैक्टिक अम्ल है, तो एक ही ये बन जाएगा और ऊर्जा निकलेगी। फिर अगर ये जो है पायरेट वायवीय जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं उन जीवों में जाता है, तो वहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा ये पायरेट। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, ये जो पायरेट है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है 3 कार्बन 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकलेंगे। जब एक ग्लूकोज बनता है तो कितने निकलेंगे, 3 कार्बन का है पायरेट, 2 हैं। तो ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो ये इसी को यहाँ पर लिख के दिखाया हुआ है। देखिए कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज 6 कार्बन अणु का विखंडन पायरेट 3 कार्बन अणु में होता है। पहला ईस्ट का दिखा रखा है। किण्वन के समय जो पायरेट है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। यह प्रक्रम जो वायु की अनुपस्थिति में होगा, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन भी बोलते हैं और इसमें थोड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। फिर ये पायरेट का माइटोकॉन्ड्रिया का मैं दिखा रखा है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और ऊर्जा भी निकलती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको वायवीय श्वसन भी बोल देते हैं। वायवीय और अवायवीय जब आ जाए अंतर तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तीसरा है जब कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिका में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और ऊर्जा बनती है। तो आप इस तरह से ये डायग्राम बनाना और ये इस तरह से लिख देना, आपको 6 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो बच्चों आप जो हैं इन वीडियो से अच्छी तैयारी कीजिए। गारंटी है, 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और आप वीडियो को अच्छे पूरी तरह से देखिए, अच्छी तरह से, और डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कीजिए और लिख लिख कर अभ्यास कीजिए, क्योंकि लिखने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है मेरा समझाया हुआ, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपके पास का डाउट है, भाई हमें ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, आपका डाउट दूर किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।